हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर अभिषेक गर्ग, एमबीबीएस फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद। तो अभी हमने जो लेक्चर देखा था उसमें हमने बात की थी शार्प ट्रॉमा इंजरीज की। थोड़ा लंबा भी हो गया लेक्चर, तो अभी हम इसके एमसीक्यूज देख रहे हैं कुछ। तो पहला एमसीक्यू है, एन इंसाइज्ड बाउंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिकल फोर्सेस प्रोफाइल्स। सीधी सी बात है, इंसाइज्ड बाउंड कब मिलेगा? जब आपके पास पैरेलल कट होंगे, टेंजेंशियल प्रेशर लगेगा ना। अगर परपेंडिकुलर मार दिया तो स्टेप बाउंड हो जाएगा। तो पैरेलल या फिर क्या हो गया इसके, पैरेलल या टेंजेंशियल प्रेशर पे जो है मतलब कट लगाओगे तो इंसाइज बाउंड देखने को मिलेगा ना। अब बात कर रहे हैं, बाउंड शोविंग ए फ्लैंज स्लोप इज ऑन वन साइड एंड सुपरफिशियल स्किन फ्लैप ऑन अनदर साइड्स इंडिकेट्स। जैसा कि मैंने बात भी की थी, अगर एक साइड से गहरा है घाव और दूसरी साइड से हल्का है, मतलब तिरछा कट लगा होगा, बिवेल्ड कट लगा होगा ना। भाई एक साइड से घाव गहरा है, दूसरी साइड से मतलब हल्का है, तो तिरछा कट मारा होगा। जहाँ पे एंट्री की होगी वेपन ने वहाँ पर घाव गहरा जाएगा ना। जहाँ पे एग्जिट हुआ होगा वहाँ पर घाव हल्का हो जाएगा, तो वो एग्जिट पॉइंट तो एकदम सुपरफिशियल ही रहेगा, स्किन के पास ही रहेगा वो तो ना। एंट्री वाले में डीप बाउंड बन जाएगा। एक तरीके से बिवेल्ड कट लगा होगा, तिरछा कट लगा होगा, तभी क्या हुआ होगा जो है आपका इस तरीके की कंडीशन बनी होगी, एक साइड गहरा घाव, दूसरी साइड सुपरफिशियल स्किन फ्लैप है ना। तो एक स्लोप्ड एज बन जाता है यहाँ पे, ध्यान रखना। बिवेलिंग साइन मतलब, बिवेलिंग का मतलब क्या होता है? तिरछे कट, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। The shallow tapering end of an incised wound that indicates the exit direction of the weapon stroke is called the। तो अभी मैंने बताया कि एग्जिट डायरेक्शन कौन बताता है? जो अपन बात करें वाउंड है इस तरीके से एग्जिट डायरेक्शन, तो एग्जिट वाला स्किन के पास होगा, सुपरफिशियली होगा। तो हमने बोला भी था वाउंड के दो एंड हम पढ़ते हैं, एक तो हेड एंड और एक टेल एंड। तो टेल एंड जो होता है वो एग्जिट डायरेक्शन बताता है, तो टेलिंग साइन आ जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखना है इस प्रकार से। तो टेलिंग साइन आ जाएगा। हम अब बात कर रहे हैं कि इसकी बीच इंजरीज मैच द डायमेंशन प्रोफाइल वेयर लेंथ इज द ग्रेटेस्ट डायमेंशन। हमने बोला भी था लेंथ ज्यादा किसकी होती है? इंसाइज्ड बाउंड की है। स्टेप इंजरी में तो डेप्थ ज्यादा होती है, ध्यान रखना इस प्रकार से। इंसाइज्ड बाउंड की लेंथ ज्यादा होती है इस प्रकार से, तो आंसर आ जाएगा इंसाइज्ड बाउंड। हम अब बात कर रहे हैं, लेसरेटेड लुकिंग इंसाइज्ड बाउंड्स आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन विच एनाटॉमिकल लोकेशन है। तो हमने बात भी की थी, लेसरेशन कब देखने, मतलब लेसरेटेड लुकिंग इंसाइज्ड बाउंड कब देखने को मिलेंगे? जहाँ पे लूज स्किन होगी आपकी, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो स्क्रोटम में, एक्जिला में, नेक फोल्ड्स में, तो लूज फोल्डेड स्किन ऑफ द स्क्रोटम अपन बात करें तो यहाँ पर बाउंड जो है वो लेसरेशन की तरह लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि जब आप काटोगे तो लूज स्किन है, तो वो जो आपका शार्प एज है वो फिसल जाएगा स्किन से, है ना। फिसल जाएगा तो ऐसा लगेगा कि इरेगुलर मार्जिन्स हो, लेकिन जब उसको लेंस से देखेंगे तो पता चल जाएगा ये तो रेगुलर मार्जिन्स है, तो इंसिजन है। दूर से देखने पर लग रहा था कि लेसरेशन हो, है ना। तो लूज फोल्डेड स्किन ऑफ स्क्रोटम, ध्यान रखना इस प्रकार से, आंसर आ जाएगा बी, है ना। तो अब बात कर रहे हैं, टू कंफर्म दैट ए जैक्ड लेसन इज ए ट्रू इंसाइज्ड बाउंड रादर देन ए लेसरेशन दैट द हैंड शोज, है ना। तो कोई जैक्ड लेसन है, जैक्ड लेसन है ना, तो उसमें कैसे आप पता लगा ट्रू इंसाइज्ड बाउंड होता है, लेसरेशन नहीं होता? तो इसमें कैसे पता लगाया आपने ना कि मतलब ये वही कहना चाह रहा है, ये जैक्ड लेसन भी क्या होता है? एक तरीके का लेसरेटेड लुकिंग इंसाइज्ड बाउंड ही होता है ना। तो इसमें पता कैसे चला कि ये एक जो है वो है इंसिजन है कंपेयर टू लेसरेशन है? तो ध्यान रखना इस प्रकार से, जो जैक्ड वर्ड होता है इसका मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा ना। जो टेढ़ा मेढ़ा एक कोई घाव है, तो आप कैसे बता सकते हो कि ये लेसरेशन नहीं है, इंसिजन है? तो इंसिजन वाली प्रॉपर्टी मिल रही होगी उसमें, टिश्यू ब्रिज नहीं मिल रहा होगा, रेगुलर मार्जिन्स मिल रहे होंगे, इंटैक्ट नहीं मिलेगी हेयर बल्ब्स, कट हेयर बल्ब्स, ब्लड वेसल एंड नर्व्स मिल रहे होंगे, तो टोटल एब्सेंस ऑफ टिश्यू ब्रिज इसका आंसर आ जाएगा इस प्रकार से ना। तो टिश्यू ब्रिज ही एब्सेंट है तो लेसरेशन तो हो ही नहीं सकता। लेसरेशन का तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टिश्यू ब्रिज, ध्यान रखना इस प्रकार से, है ना। तो जैक्ड लेसन एक इंसाइज्ड बाउंड होता है, ना कि अपन बात करें तो मतलब अगर उसमें सब कंडीशन है तो वो इंसाइज्ड बाउंड है, ध्यान रखना है। अब बात करते हैं शार्प फोर्स इंजरी ट्रैक वेयर डेप्थ इज द ग्रेटेस्ट डायमेंशन है। तो पहला हमने बोला था कि जब लेंथ ज़्यादा है तो वो इंसाइज्ड बाउंड है, और डेप्थ ज़्यादा है तो वो स्टैब इंजरी है। चॉप लेसरेशन में हम कह नहीं सकते कि लेंथ ज़्यादा होगी कि डेप्थ ज़्यादा होगी, वो डिपेंड करता है कि उस कैसा वेपन है वो ना। तो स्टैब इंजरी में डेप्थ जो है ज़्यादा होती है, इस प्रकार से ध्यान रखना है ना। तो स्टैब इंजरी इसका आंसर हो जाएगा। An injury track displaying both an entry opening and an independent exit opening। तो एंट्री ओपनिंग भी है और एग्जिट ओपनिंग भी है, तो किस में देखने को मिलेगा? परफोरेटिंग बाउंड में, ध्यान ही रखना है इस प्रकार से ना। तो परफोरेटिंग बाउंड इसका आंसर हो जाएगा। द जनरल डायरेक्शन ऑफ कोलेजिनस फाइबर्स विद इन द डर्मिस लेयर दैट कंट्रोल्स वाउंड गैपिंग इज कॉल्ड। तो सीधी सी बात है, कोलेजिनस फायर की डायमेंशन जो भी लेयर्स होती है, अरेंजमेंट, उनको क्या कहते हैं? लैंगर्स लाइन ऑफ क्लीवेज, लैंगर्स क्लीवेज लाइन अपन बात करें तो ध्यान रखना है, तो बी आंसर हो जाएगा। ए ब्लेड penetration that tracks completely perpendicular across Langer's lines। तो मैंने बोला भी था, अगर पैरेलल कट लगेंगे ना, Langer's लाइन के पैरेलली अगर कट लग रहे हैं इस प्रकार से, तो क्या होगा? गैपिंग कम होगी ना, और मतलब उसमें एक स्प्लिट जैसा दिखेगा कुछ, मतलब सीट जैसा, और मतलब लीनियर घाव दिखेगा, बाउंड दिखेगा। जबकि अगर परपेंडिकुलर लगा है
वो तो गैपिंग क्या है ज़्यादा होगी, परपेंडिकुलर में गैपिंग ज़्यादा होगी तो आपका कैसा लगेगा वहाँ पे जो बाउंड है वो ओवल विंडो, मतलब ओवल विंडो नहीं, ओवल या राउंड बाउंड जैसा लगेगा। गैपिंग एंड ओवल और राउंड अपन इसका आंसर आ जाएगा। स्लिट लाइक और नैरो बाउंड तो कब लगता है, जब परपेंडिकुलर कंडीशन होती है, वो ध्यान रखना है ना। तो गैपिंग एंड ओवल और राउंड। फिर अब बात करते हैं इस प्रकार से, स्टेप एंट्री बाउंड फ्रॉम ए सिंगल एज वेपन टिपिकली एग्जिबिट्स विच कॉन्फ़िगरेशन है। तो कोई स्टेप बाउंड है और सिंगल एज वेपन है, मैंने बोला भी था डबल एज होता है तो उसमें कैसा लगेगा वो डबल एज, मतलब सिंगल एज में तो वेज शेप्ड लगता है ना, वो सिंगल एज वेपन में लगेगा वेज शेप्ड, जबकि डबल एज है तो उसमें ओवल या स्पिंडल शेप्ड बाउंड बनता है, वहाँ पे ध्यान रखना इस प्रकार से। और सिंगल एज में कैसा बनता है, यहाँ पे वेज शेप बनता है विद वन ब्लंट एंड वन शार्प एंड ना। ध्यान रखना ना, सिंगल एज वेपन है मतलब एक साइड तो शार्पनेस है, दूसरी साइड शार्पनेस नहीं है, उसको आप जब परपेंडिकुलरली बॉडी के अंदर डाल दिया किसी, मतलब डाल दिया किसी ने, तो ध्यान रखना है एक साइड तो क्या होगा शार्प एंड दिखेगा उसका ना, दूसरी साइड वो उसके वेट की वजह से ब्लंट एंड दिखेगा ना। जबकि अगर डबल एज है उसकी, ध्यान रखना है डबल एज वेपन है तो दोनों ही तरफ शार्प एंड दिखेंगे उसमें ना, तो उसमें दोनों तरफ शार्पनेस है तो ब्लंट दिखेगा ही नहीं, तो दोनों तरफ शार्प एंड दिख रहे हैं, वेज शेप तो नहीं आती उसमें, मैंने बोला ना उसमें कैसे शेप आती है ओवल या स्पिंडल शेप आती है, तो दोनों तरफ शार्पनेस है तो डबल एज वेपन है, और सिंगल एज वेपन में एक तरफ ब्लंट होता है एक तरफ शार्प होता है, वेज शेप कंडीशन आती है, इसमें ध्यान रखना है। ठीक है। एन इम्प्रिंट एब्रेजन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वेज शेप है ना। एन इम्प्रिंट एब्रेजन और पैटर्न रिंग सराउंडिंग ए स्टेप इंजरी एंड एंट्री इंडिकेट्स, तो ध्यान रखना है ना, एक मतलब जो एंट्री बाउंड है उसके पास आपको एक एब्रेजन दिख रहा है, एक ब्रूज दिख रहा है, तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो हिल्ट गार्ड मार्क को रिप्रेजेंट कर रहा है वो, मतलब कंप्लीट पेनिट्रेशन हुआ है अप टू द हिल्ट गार्ड, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। तो कंप्लीट पेनिट्रेशन हुआ है हिल्ट गार्ड तक, ध्यान रखना इस प्रकार से। किसी को समझ में नहीं आ रहा तो एक बार लेक्चर रिवाइंड करके देख लेना है ना। तो ए स्टेप ट्रैक डेप्थ दैट एक्सीड्स द फिजिकल लेंथ ऑफ द वेपन ब्लेड ड्यू टू वॉल कंप्रेशन इज सीन इन द, तो एक स्टेप बाउंड हुआ है और उसकी फिजिकल लेंथ जो है वो वेपन, उसकी डेप्थ जो है वो वेपन की फिजिकल लेंथ से ज़्यादा है, ऐसा क्यों है ना। तो हमने बोला था कहाँ देखने को मिलेगा भी, आपने एक मतलब चाकू किसी ने किसी की बॉडी में चाकू डाल दिया ना, तो जो बाउंड बनेगा उसकी डेप्थ चाकू की लेंथ के इक्वली तो होनी चाहिए थी, लेकिन हमने बोला भी था उस बाउंड की डेप्थ चाकू की लेंथ से ज़्यादा हो सकती है, तो वो कहाँ पे होगी जहाँ पे कंप्रेशन देखने को मिलेगा, यानी बाउंड और पीछे चला गया ना। तो एब्डोमिनल केस में होता है वो, एब्डोमेन में कंप्रेशन होता है जिसकी वजह से डेप्थ ज़्यादा हो जाती है, जो बाउंड बना है ना उसकी डेप्थ ज़्यादा हो जाती है, बाउंड की जो वॉल है वो पीछे की तरफ चली जाती है, तो डेप्थ ज़्यादा हो जाती है फिजिकल लेंथ ऑफ द वेपन के कंपेरिजन में, ध्यान रखना है इस प्रकार से। तो एब्डोमिनल कंप्रेशन में देखने को मिलती है कंडीशन, ध्यान ही रखना है। ठीक है। अब बात कर रहे हैं रिचुअलिस्टिक सुसाइडल स्टेप बाउंड इन द एब्डोमन एकम्पनीड बाय हॉरिजॉन्टल कटिंग, तो नाम से समझ में आ जाना चाहिए एब्डोमिनल कट मतलब हराकिरी, सेपुकू भी बोलते हैं इसको, लेकिन उन्होंने सेपुकू मिक्स वर्ड लिख दिया तो मिक्स नहीं आएगा, अगर सिर्फ सेपुकू आता तो सेपुकू भी आंसर हो जाता है इसका ना, तो सेपुकू भी बोलते हैं इसको लेकिन सेपुकू मिक्स नहीं होता कोई वर्ड, तो हराकिरी इसका आंसर जाएगा, ध्यान रखना है इस प्रकार से। तो एब्डोमिनल कट लगा दिए जाते हैं, राइट लेफ्ट इलेक्ट्रोसा राइट इलेक्ट्रोसा की तरफ लगाते हैं हाइपोकॉन्ड्रियम से होते हुए, ध्यान ही रखना है। विच इंजरीज presents a mechanical hybrid combining cutting force with massive weapon weight and kinetic energy, तो मैंने बात भी की थी कि कॉम्बो है ब्लंट एड और शार्प, मतलब ब्लंट ट्रोमा और शार्प ट्रोमा का, शार्प एज वेपन प्लस में मैसिव वेपन है ना, तो दोनों किस में देखने को मिलेंगे चॉप बाउंड में, ध्यान ही रखना इस प्रकार से है ना। तो कॉम्बो होता है वो ब्लंट ट्रोमा का और शार्प ट्रोमा का, ध्यान ही रखना है। ठीक है। फिर एक्टिव डिफेंस इंजरीज आर मोस्ट कैरेक्टरिस्टिकली लोकलाइज्ड ओवर विच स्पेसिफिक बॉडी पार्ट, तो एक्टिव डिफेंस इंजरी मैंने बोला भी था कब होती है, जब आपने हथियार को पकड़ लिया हो ना, तो हथियार को कब पकड़ोगे, तो हथेली से पकड़ोगे आप, पामर सरफेस से, या फिर जो वेब स्पेस होते हैं इनसे पकड़ोगे आप, जनरली थंब वेब स्पेस से पकड़ा जाता है, तो पामर एस्पेक्ट ऑफ फिंगर्स एंड पाम इसका आंसर हो जाएगा, डोर्सम ऑफ द फोर आर्म, इन सब में तो क्या देखने को मिलेगी पैसिव डिफेंस इंजरी है ना, तो पामर एस्पेक्ट ऑफ फिंगर्स एंड पाम्स आ जाएगा, इन्हीं से तो पकड़ सकते हो आप हथियार को, ध्यान रखना इस तरह से, किसी ने मारा तो आपने पकड़ लिया, तो पामर एस्पेक्ट ऑफ फिंगर्स एंड पाम में क्या होती है एक्टिव डिफेंस इंजरी देखने को मिलती है, हथियार को पकड़ने से होती है वो डिफेंस इंजरी, ध्यान ही रखना है इस प्रकार से ना। अब बात करते हैं पैसिव डिफेंस इंजरीज अकर व्हेन शील्डिंग द बॉडी एंड आर लोकलाइज्ड अलोंग द, ना आपकी बार इसने पैसिव का पूछ लिया कि पैसिव डिफेंस इंजरी कहाँ देखने को मिलेगी, तो वहाँ देखने को मिलेगी वेबिंग ऑफ द फिंगर्स में, तो एक्टिव देखने को मिलेगी ना, क्योंकि तो पकड़ लोगे यहाँ से वेब्स की वजह से आप हथियार को, तो एक्टिव मिलेगी। अनलर बॉर्डर ऑफ द फोर आर्म एंड डोर्सम ऑफ द रिस्ट है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से आप कुछ पकड़ तो पाओगे नहीं हथियार को, तो बचोगे, तो बचते टाइम वो यहाँ पर कट लग गया, तो यहाँ पे पैसिव डिफेंस इंजरी देखने को मिलेगी ना, बचते टाइम जब कट लग जाए वही तो पैसिव डिफेंस इंजरी है, डिफेंस करते टाइम, तो अनलर बॉर्डर ऑफ फोर आर्म्स एंड डोर्सम ऑफ द रिस्ट है ना।
तो ये आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो ये तो था इसका। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ जेन्युइन डिफेंस बाउंड ऑन ए डिकेज्ड इंडिविजुअल, डिकेज्ड का मतलब मृत व्यक्ति, तो ऑन ए डिकेज्ड इंडिविजुअल इंडिकेटिव विच मैनर ऑफ डेथ। डिफेंस बाउंड देखने को मिल रहे हैं, हमने बोला था सुसाइडल में तो प्रेजेंट होते नहीं है, एक्सीडेंटल में बहुत रेयर चांसेस हैं, तो होमिसाइडल में प्रेजेंट होते हैं डिफेंस बाउंड, ध्यान रखना है ना। तो डिफेंस बाउंड प्रेजेंट है तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विच मैनर ऑफ डेथ, होमिसाइडल, ध्यान ही रखना है। अब बात करते हैं कंप्लीट एब्सेंस ऑफ डिफेंस मार्क ऑन ए होमिसाइड विक्टिम सजेस्ट, यानी कि डिफेंस है ही नहीं है ना, तो डिफेंस है ही नहीं लेकिन होमिसाइड है ना। तो आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, इमेजिनरी क्वेश्चन भी हो सकता है कि किसी पर्सन की डेथ हुई है हत्या करके, होमिसाइडल डेथ है ना, लेकिन उसमें कोई डिफेंस मार्क नहीं है ना। भाई किसी की हत्या करोगे तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश तो करेगा ना, यानी उसमें डिफेंस अमाउंट देखने को मिलने चाहिए थे, लेकिन उसकी हत्या की गई है फिर भी उसमें डिफेंस अमाउंट नहीं है। तो ऐसा क्यों हो, तो हो सकता है पेशेंट अनकॉन्शियस हो जिस टाइम पे उसकी हत्या की गई हो, पेशेंट सो रहा हो, पेशेंट के पीछे से वार किया गया हो, तो ध्यान रखना ना इस प्रकार से। प्रोलॉन्ग स्ट्रगल, अगर स्ट्रगल हो गया तो फिर तो डिफेंस अमाउंट आ ही जाएगा। माइनर एज वेपन है, कितना ही माइनर हो डिफेंस राउंड तो आएगा ही, छोटे से हथियार से आप किसी को मारोगे तो बचाए तो गाई खुद को। वो एक्टिव इवेजन मैन्यूवर्स एक्टिव होगा तो फिर कहाँ से डिफेंस राउंड आएगा फिर तो। सडन एम्बुश और इमीडिएट इनकैपेसिटेशन है, एकदम अचानक से हमला कर दिया, उसको पता ही नहीं था, जब तक उसको पता चलता तब तक उसकी डेथ ही हो चुकी थी, है ना। जब तक उसको पता चलता कि उसको बचना है तो उसकी डेथ ही हो गई ना। तो सडन एम्बुश और इमीडिएट इनकैपेसिटेशन है, अचानक से एकदम हमला कर दिया तो उसको मौका ही नहीं मिला खुद को बचाने का, तो डिफेंस राउंड एब्सेंट हो सकते हैं होमिसाइडल केस में, ध्यान रखना इस प्रकार से ना। अब बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन ऑफ टूल मार्क ऑन क्लीव्ड बोन सरफेसेस हाईली वैल्यूएबल इन द केसेस ऑफ, तो बोनी सरफेसेस पे मैंने बोला था बोन फ्रैक्चर भी हो गई प्लस में ब्लीडिंग भी है उसमें ना, तो चॉप बाउंड आएगा। फ्रैक्चर क्यों हुई, इसके काइनेटिक एनर्जी मास की वजह से, और ब्लीडिंग क्यों आ रही, कट लग गए यहाँ पे, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो हो जाएगा चॉप बाउंड। तो ये थे आपके एमसीक्यू।